दिल्ली में गरीबों को फ्लैट की चाबी देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इतने साल लग गए गरीबों को दिल्ली राजधानी में झुग्गी झोपड़ी से निकालकर फ्लैट लाने। और राष्ट्रवाद में आज कुछ सवाल हैं कि झुग्गी वालों को पक्के घर, क्या मोदी ने किस्मत बदल दी उनकी? इकॉनमी ठीक, फिर श्रीलंका बनाने की बात क्यों? राशन घर देने वाली सरकार या गरीब विरोधी सरकार? सूट बूट वालों की सरकार या गरीब को फ्लैट देने वाली सरकार? हमारे साथ चर्चा करने के लिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बालचंद्र कांगो नेता हैं सीपीआई के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और रतन शारदा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। बालचंद्र जी, अभी आप प्रधानमंत्री को थोड़ा बहुत सुन पाए होंगे, हमने थोड़ा सा हिस्सा लिया जब वो लाइव बोल रहे थे और वो ये कह रहे थे कि गरीबों के लिए जिस तरह से काम हुआ है और अब गरीबों को दिल्ली में फ्लैट मिल रहा है, ये गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार है। और जबकि विपक्ष का आरोप रहा है कि ये सूट बूट वाली सरकार है, तो सूट बूट वाली सरकार गरीबों को फ्लैट क्यों बांट रही है? देखिए, सबसे पहले तो मेरी कमेंट यह है कि देर से आए दुरुस्त आए, ये पंतप्रधान की भाषा के बाद मैं बता सकता हूं। स्मार्ट सिटी में आपने कितना पैसा खर्च किया? इसके पहले की सरकार ने जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल में कितना पैसा खर्च किया? अभी 345 करोड़ रुपया बनाकर ये 3000 घर बनाए हैं, ये बात कर रहे हैं। लेकिन एमसीडी के इलेक्शन के पहले बीजेपी के मैनिफेस्टो में यह कहा गया था कि हर दिल्ली वासियों को 2022 तक वो घर देंगे। और कितने घर चाहिए? कम से कम इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि 24 लाख घरों की जरूरत है। उसमें से आपने 3000 बनाए और वो भी एमसीडी के इलेक्शन आने के पहले बांट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? वोट इस देश में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाई है। टाटा को भी एक वोट है और गरीब झोपड़ी में रहने वाले को भी एक वोट है। तो वोट की अपनी एक ताकत है जो सब सरकार को काम करने में मजबूर करती है। तो यह मजबूरी इलेक्शन की है क्या नीति की है? यह सवाल मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर आज गरीबों की बात करते थे, 2 साल पहले जब उन्होंने लॉकडाउन डिक्लेयर किया, सडनली लॉकडाउन डिक्लेयर किया, तो हमारे देश के 1 करोड़ से ज्यादा मजदूरों की क्या हालत होगी, उसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं। जब कोरोना के वक्त उन्होंने 24 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वालों को दिया गया, गरीबों के लिए तो कुछ दिया गया नहीं। तो यह सूट बूट की सरकार का जो इल्जाम है वो अब तक की नीतियां जो इस्तेमाल की गई उससे है। और आप इकोनॉमी की बहुत बड़ी बातें करते हैं। आज ही इंडियन एक्सप्रेस में कौशिक बसु, वो के लेफ्टिस्ट नहीं है, उनका एक आर्टिकल है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में 2003 से लेकर 2018 तक क्या हाल रहा है हिंदुस्तान का, यह बताया है। और उन्होंने बताया कि सबसे कम इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, वो पिछले 5 साल में हुई है। 31% तक नीचे आ गए हैं, जब 2010 में हम 40% तक ऊपर गए थे। इसका मतलब आप समझते हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब है स्कूल बनाना, रोड बनाना, घर बनाना, रास्ते बनाना। यह इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है जब देश की तरक्की होती है। तो उसके बाद तो हो नहीं सकती। देशभक्ति की बात आपने जब शुरू किया तो कहा देशभक्ति की बात है। देशभक्ति और जनता, इनको साथ में लेके जाना पड़ता है। जनता को छोड़ के देशभक्ति नहीं हो सकती। ठीक है बालचंद्र जी, आपको मैंने पूरा मौका दिया और आपने जो सवाल उठाए इसका जवाब बाकी पैनलिस्ट भी अपने अपने इनिशियल रिमार्क में बोलने के बाद, जब मैं पूरी डिबेट जो है ओपन करूंगा तो उसमें देंगे। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, छोटा जवाब दीजिएगा, फिर बाकियों से इनिशियल कमेंट लूंगा। आपने कहा कि वोट की ताकत है, गरीब के वोट की भी ताकत है, अमीर के भी वोट की ताकत है। तो अगर गरीब के वोट की ताकत है तो जो आज फ्लैट मिल रहा है दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वालों को, वो ताकत आज ही क्यों आई? पहले किसी सरकार ने इस तरह से कितने फ्लैट दिए हैं दिल्ली के अंदर? अरे भाई, 29,000 फ्लैट अब तक कंस्ट्रक्ट हो चुके थे 2010 में। आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, 29,000 फ्लैट हो गए थे। मैं बंबई से आता हूं, बंबई में तो कितने फ्लैट दिए गए? मैं दिल्ली का पूछ रहा हूं सर। तो ये मैं दिल्ली, स्पेसिफिकली दिल्ली का पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने इसको एमसीडी चुनाव से जोड़ा, इसलिए मैं दिल्ली का पूछ रहा हूं। हाँ, तो मैं बता रहा हूं ना, 2010 तक 29,000 ईडब्ल्यूएस के फ्लैट दिल्ली में 2010 तक कंस्ट्रक्ट हो चुके थे। वो किसको मिले? ये आप मालूमात कीजिए।
नहीं, किसको मिले मैं तो पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता, आप बताइए किसको मिले, कंस्ट्रक्ट हो गए और मिले किसको? मैं बता रहा हूं भाई, मैं क्यों देखूं? आपका काम है इन्वेस्टिगेशन। मेरा काम है, आप विपक्ष में बैठे हैं, आपका काम है। अगर कंस्ट्रक्ट होकर रखे हैं, नहीं मिले। 30,000 फ्लैट 2010 में ईडब्ल्यूएस में कंस्ट्रक्ट हुए हैं। कंस्ट्रक्ट हो गए, मिले कितनों को? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपने देखा आपके पास सारे डेटा है, कितनों को मिले इसका डेटा नहीं है। सरकारी आंकड़े 29,000 तो बनाए किसके लिए है? अरे भाई, बनाए मिले हैं कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं। ये भी सवाल है ना। अरे मैं बता रहा हूं कि वो आप मालूमात कीजिए, मैं गया नहीं पूछने के लिए, मैंने तो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स देखा है। स्टैटिस्टिक देखा है, जमीन पे नहीं जाते हैं आप लोग क्या? हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे गए हैं वैसे जाके देखिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी को नहीं लगा होगा जरूरत। ठीक है, मैं सुन लिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये वोट की बात है, इसलिए हो रहा है, एमसीडी चुनाव है इसलिए घर मिल गया है, 2010 में कंस्ट्रक्ट हो गए थे फ्लैट, उसकी भी बात है, और गरीबों को लॉकडाउन में बंद कर दिया, इसकी भी बात है। सब बातें उन्होंने कही। आपके हिसाब से ये साबित करता है सूट बूट वालों की सरकार है ये, या गरीबों के लिए काम कर रही सरकार है? सुशांत जी, सबसे पहले तो जिन लोगों का आज से जीवन बदल जाएगा और जो लोग बालचंद्र कांगो जी की बराबरी में आकर खड़े हो जाएंगे, उन सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। और एक बात कही, मैं बालचंद्र जी की बात से शुरू करता हूं। उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। तो अच्छा है कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह रहा है कि देर आए दुरुस्त आए, तो इसको 2-3 तरह से समझना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि जिस बात को लेकर कम्युनिस्ट पार्टियां इस देश में लगातार राजनीति करती रहीं और धीरे धीरे शून्य हो गई, यानी धीरे धीरे खत्म हो गई, यानी जिन मुद्दों को लेकर वो बात करती थी, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, इन सब के सशक्तिकरण की बात वो करती थी, यानी वो काम नहीं कर पाई, बहुत देर कर गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं सत्ता में तो दुरुस्त होकर आते हैं, और इसीलिए आज वो महिलाओं के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए स्कीम लेकर आते हैं, गरीबों के एम्पावरमेंट के लिए स्कीम लेकर आते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण। जाहिर है ये सूट बूट वाले हो जाएंगे क्योंकि इनके बच्चे अब अच्छे पढ़ सकेंगे। और उसमें अभी आपकी बहस में ही, इस बहस में जो एक पैकेज चला, उसमें एक बड़ी छोटी सी बाइट है, वो कह रही कि हमारा जीवन बदल जाएगा। तो अब जब जीवन बदल जाएगा तो ये जीवन बदलने वाली जो चीजें हैं ना, ये हो रही है। यानी भारत के उन लोगों को जिनको सिर्फ नारा मिलता था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाएंगे, जिनको बताया जाता था कि 1 रुपया चला, घिसते घिसते 15 पैसे पहुंचा, उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लगाया और पूरा उनको घर मिल गया। मुझे लगता है कि हां, अगर इन लोगों का, जो गरीब थे, उनका इस मुख्य धारा में आना, बेहतर जीवन स्तर होना, ये सूट बूट की सरकार होना है, तो बिल्कुल ये सूट बूट की सरकार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत ही विज्ञान भवन में यहीं से की कि टाई कोट वाले तो अक्सर यहां कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ऐसे वाले कार्यक्रम, इस तरह के उमंग उत्साह कम देखने को मिलते हैं। अच्छा है कि इसको कम्युनिस्ट नेता भी स्वीकार कर रहे हैं। पंकज शर्मा जी, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं सूट बूट वालों की तो सरकार है, लेकिन ये वो सूट बूट वालों की सरकार है जो गरीब को सूट बूट पहना रही है, या वो सूट बूट पहनने के लिए सक्षम हो, वो ये कर रही है। अच्छी बात है, गरीबों को मकान मिल रहे हैं। हर्षवर्धन जी ये बताएं कि दिल्ली में कितने झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स हैं, मालूम है आपको? बताएं हर्षवर्धन जी। नहीं, आज 3024 मकान दिए हैं। नहीं, पंकज शर्मा जी, मतलब क्या आप जानना चाह रहे हैं कि मैं झुग्गी झोपड़ी? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हाँ जी, कितने झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स हैं दिल्ली में? नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर जिसके बारे में केंद्र सरकार स्पष्ट कह चुकी है कि हम इन सभी को पक्का घर देंगे, जिनको कांग्रेस की सरकार, इसके पहले की सरकारें बिल्कुल नहीं दे पाई। झुग्गी झोपड़ी बढ़ती गई, हर दूसरे दिन नया झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर बनता गया। और आप यहाँ गिनती करना चाह रहे हैं तो आप ही बता दीजिए कि कितनों को मिल गया, कितनों को नहीं मिला। मैं बता रहा हूं 2014 में आपकी भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि 2022 तक, जब 75वां हम आजादी का महोत्सव मनाएंगे, तब तक सबको मकान मिल जाएंगे। 3 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था। कितने मकान बने बताएं हर्षवर्धन जी?
3024 मकान आज आपने शहरी गरीबों को आवंटित कर दिए, उसका आप इतना नगाड़ा पीट रहे हैं। ये बार बार मुझे मेरा ये नाम बताएं, लेके पंकज शर्मा जिक्र कर रहे हैं। पंकज शर्मा पत्रकार रहे हैं, अब तो शायद किसी पार्टी के साथ जुड़े हो तो नहीं जानता हूं, लेकिन इनकी जानकारी शायद दुरुस्त नहीं कि दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ है। इसके पहले ऐसे ही कार्यक्रम मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, देश के अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री शहरी आवास और ग्रामीण आवास योजना के तहत हुए हैं और बाकायदा वही मैं पूछ रहा हूं हर्षवर्धन जी, चाबियां दी गई हैं। एक दिन में 75,000 लोगों को उत्तर प्रदेश में चाबियां दी गई थी। तो इसलिए पंकज शर्मा जी, कम से कम जानकारी ना हो तो टीवी पे ऐसे मतलब कुछ भी बोलना है आलोचना के लिए अच्छा नहीं है। मेरी जानकारी बढ़ाइए। तो आप कह रहे हैं एक मिनट बढ़ाइए ना, मिलने तक आलोचना। ठीक, मैं मान गया। 4,000 से ज्यादा शहरों में 3 चरणों में 2022 तक सभी को, शहरी गरीबों को और ग्रामीण इलाकों में मकान दिए जाने थे, ये वादा था। और 2019 के जब चुनाव आए तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में कहा कि हम 1.25 करोड़ मकान बना चुके हैं, जिसको सीएजी की रिपोर्ट ने खारिज कर दिया। उनके पीयूष गोयल जी ने संसद में कहा कि हम 1,53,00,000 मकान बना चुके हैं। जो आंकड़े, गलत आंकड़े संसद के पटल तक पर पेश किए गए। मुझे बताएं हर्षवर्धन जी कि कितने मकान बने। पंकज जी, एक मिनट पंकज जी, ये आपके और हर्षवर्धन जी के बीच का डिबेट ना बनाइए। मैं सिंपल, आप कुछ पॉइंट्स रख दें, उसका जवाब जब मैं उनको दूंगा तो मौका दूंगा वो देंगे। मुझे एक बात बताइए, आपने पूछा हर्षवर्धन जी से दिल्ली में कितने क्लस्टर से, कितनी झुग्गी झोपड़ियां, आप बताइए कितने? 1100 हैं। 1100 हैं, ठीक है ना। 25 लाख लोग रहते हैं, 25 नहीं लाख। पंकज भाई, मेरा 5 लाख झुग्गियां हैं, 5 लाख एग्जैक्टली। उसमें से 3024 को देकर पंकज भाई, लोगों को मिल रहा है, अच्छी बात है। 5 लाख चाहिए, 3024। पंकज भाई, कितना नगाड़ा मत पीट। पंकज भाई, लेकिन एक मिनट पंकज भाई, मेरा एक प्रश्न है। आप कह रहे हैं 1100 क्लस्टर्स हैं, अब मुझे बताइए इनमें से कितनों को 2014 के पहले ऐसे ऐसे फ्लैटों की चाबियां बांटी गई हैं? 20,000। 20,000 को जी। कहां पर? दिल्ली में। दिल्ली में जी। किस किस इलाके में, कुछ बताइए उसके बारे में। किस किस इलाके में क्या बताऊं मैं आपको, सूची भेज दूंगा। भेज दीजिए। वो तो कह रहे थे 29,000 फ्लैट बनाई थी, 20,000 को ही बांटा। आप अभी जो है ना, खुद इस पर रिसर्च कर लीजिए, समझ रहे हैं ना। देखिए, जब आप सवाल पूछेंगे तो पंकज शर्मा जी कहेंगे कि आप रिसर्च कर लीजिए, और टीवी पर बैठकर सवाल पूछेंगे। लेकिन जब सवाल इनसे पूछा नहीं, एक मिनट हर्षवर्धन भाई, एक मिनट मैं ये कह रहा हूं हर्षवर्धन, नहीं एक मिनट थोड़ा तो सोचें। पंकज जी, मैं कह रहा हूं देश की आजादी के 70 साल में जिन्होंने 50-55 साल मान लीजिए राज किया और वो 20,000 फ्लैट सौंप पाए, उसमें अगर कोई 7 साल में, की बात कर रहा हूं। नहीं सुनिए ना, मैं दिल्ली की कह रहा हूं। अरे भाई, मैं दिल्ली की कह रहा हूं। दिल्ली में 20,000 फ्लैट दे पाए सर। मैं तो घर में 8 करोड़ लोग रहते हैं स्लम्स में। अरे मैं वही कह रहा हूं पंकज भाई, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं जिन्होंने 50-55 साल राज किया और 20,000 फ्लैट दे पाए, उसमें कोई 7 साल राज करके अगर 3,000 फ्लैट दे रहा है तो उसका स्ट्राइक रेट तो उनसे बेहतर है फिर। और उस पर वैसे भी आरोप है कि वो सूट बूट वालों की सरकार है, जो 70 के दशक से गरीबी हटाने की बात करते रहे और 20,000 फ्लैट दिए हैं। अगर दिए हैं तो आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात को सच्चा मान रहा हूं, तो गरीबी हटाने का वादा 70 के दशक से करने वाले 20,000 फ्लैट दे पाए, और यहां 7 साल में उन्होंने, जिन पे आरोप है कि वो सूट बूट वालों की सरकार है, 3,000 फ्लैट दे दिए। तो दोनों के कंपैरिजन में कौन बेहतर दिखेगा?